हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि अलेक्जेंडर पॉप की काफी फेमस पोएम है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी है ये वाला टॉपिक। तो अगर आप लोग के भी सिलेबस में एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है और ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो नोट्स हम रेडी कर रखे हैं 5 से 6 पेज का रेडी कर रखे हैं, तो नोट्स को जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हो। बाकी कुछ चेंजेस करना हो नोट्स में, कुछ लाइंस ऐड करना हो या कुछ लाइंस रिमूव करना हो, वो सब भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इस नोट्स को हम काफी इजी लैंग्वेज में रेडी किए हुए हैं ताकि आप लोग को आसानी से नोट समझ आ जाए और याद भी आसानी से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ए फिलोसॉफिकल पोएम, कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो एक फिलोसॉफिकल कविता है, रिटन बाय ए ग्रेट पोएट, जिसको कि लिखा गया है एक महान पोएट, इट मीन्स कवि, एंड सटायरिस्ट ऑफ अगस्टन पीरियड अलेक्जेंडर पॉप, जिसको कि लिखा गया है एक महान कवि और व्यंग्यकार के द्वारा जो कि अगस्टन पीरियड से बिलोंग करते थे, जिनका कि नाम है अलेक्जेंडर पॉप। इट इज ओरिजिनली रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, इट मीन्स इस कविता को जो लिखा गया ना वास्तविक रूप से वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया। इट मीन्स जो राइम स्कीम फॉलो किया गया इस कविता को लिखते टाइम वो आयम्बिक पेंटामीटर राइम स्कीम फॉलो किया गया। इट इज इंस्पायर्ड बाय हॉरेस आर्क पोएटिका। अलेक्जेंडर पॉप जो है ना हॉरेस के वर्क आर्क पोएटिका से इंस्पायर्ड होके, प्रभावित होके ये कविता लिखे, एंड इज मेड ऑफ 744 लाइन्स। और ये जो कविता है ना 744 लाइन्स की है। इट मीन 744 लाइन जो है टोटल इस कविता में है। काफी लंबी कविता है। Pope faced criticism throughout his career regarding his work. It means जो ऑथर है हम लोग के अलेक्जेंडर पॉप, वो ढेर सारे क्रिटिसिज्म का, इट मीन्स बहुत ज्यादा आलोचना का सामना किए हुए अपने पूरे करियर के दौरान। और ये जो क्रिटिसिज्म होता था, ये जो आलोचना होता था ना, वो उनके वर्क से, इट मीन्स काम से संबंधित होता था, उनके बैकग्राउंड से संबंधित होता था, रिलीजन, इट मीन्स उनके धर्म से भी संबंधित उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। एंड फिजिकल अपीयरेंस, इट मीन्स कहीं ना कहीं फिजिकली जो है ना ऑथर अलेक्जेंडर पॉप वो फिट नहीं थे पूरी तरह से, इस वजह से उनको अपने शारीरिक बनावट को लेके, अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी लेके ना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। सो इन द पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसी वजह से जो है ऑथर एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म कविता में ही एड्रेसेस कॉमन मिस्टेक्स क्रिटिक्स मेक, वो उन मिस्टेक्स, उन सामान्य गलतियों के बारे में बात करते हैं जो कि प्राय क्रिटिक्स, इट मीन्स आलोचक करते हैं दूसरे के वर्क को, इट मीन्स दूसरे ऑथर के वर्क को जज करते टाइम या फिर दूसरे ऑथर को जज करते टाइम। शेयर हिज थॉट्स ऑन द प्रॉपर रूल्स एंड एटिकेट फॉर क्रिटिक्स, और साथ ही साथ अपना थॉट, इट मीन्स अपना विचार भी शेयर करते हैं कि एक जो सही नियम होना चाहिए, प्रॉपर जो रूल्स होना चाहिए, और एटिकेट इट मीन्स तहजीब और जो तमीज फॉलो करना चाहिए क्रिटिक्स को, एक आलोचक को, उसके बारे में भी जो ऑथर हैं अलेक्जेंडर पॉप है इस वर्क एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में बात करते हैं। इन इट मीन्स इस कविता में पोप ऑल्सो रिडिफाइंस क्लासिकल वर्च्यूज। इस कविता में ऑथर जो है क्लासिकल वर्च्यूज को, इट मीन्स शास्त्रीय गुणों को या फिर परंपरागत गुणों को भी पुनः डिफाइन करते हैं, पुनः परिभाषित करते हैं इन टर्म ऑफ नेचर एंड विट, मतलब प्रकृति और बुद्धि के संदर्भ में वो क्लासिकल वर्च्यूज को डिफाइन करते हैं। एज नेसेसरी टू बोथ पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये जो क्लासिकल वर्च्यू है ना वो दोनों के लिए आवश्यक है, पोएट्री के लिए भी, इट मीन्स कविता के लिए भी, और क्रिटिसिज्म इट मीन्स आलोचना के लिए भी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन है अबाउट अलेक्जेंडर पॉप के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा ही हम डिस्कस किए हुए, ज्यादा बड़ा नहीं रखे हुए इस सेक्शन को, तो थोड़ा बहुत आपको ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर पॉप, जिनका कि जन्म 1688 में हुआ और जो डेथ हुई 1744 में हुई, वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक अंग्रेजी के कवि थे। कंसिडर्ड द फोरमोस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी एंड ए मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, वो जाने जाते हैं या फिर माने जाते हैं, फोरमोस्ट इट मीन्स हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी पोएट के रूप में 18th सेंचुरी के, और साथ ही साथ हीरोइक कपलेट के मास्टर के रूप में भी वो जाने चाहते हैं। ही इज नोन फॉर हिज राइटिंग स्टाइल एंड सटायरिकल वर्क, वो जाने जाते हैं अपने राइटिंग स्टाइल के लिए, अपने लेखन की शैली के लिए, और साथ ही साथ सटायरिकल वर्क इट मीन्स अपने व्यंग्यात्मक वर्क्स के लिए भी जाने जाते हैं, सच है जैसे कि द डनसियड जो कि 1728 में पब्लिश करवाया गया, जिसको कि द रेप ऑफ द लॉक, इस पे हम ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं अलग अलग क्वेश्चन पे, तो
इसको जो है 1712 में पब्लिश करवाया गया। और सबसे आखिरी जो वर्क है ये भी काफी फेमस है, एन एसी ऑन क्रिटिसिज्म, जिसको कि 1711 में पब्लिश करवाया गया। ये भी काफी फेमस वर्क है। इसके बाद एक और वर्क आपको सुनने को मिलेगा, एन एसी ऑन मैन, तो ये भी लिख रखे हैं अलेक्जेंडर पॉप। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एन एसी ऑन मैन भी जो है वो अलेक्जेंडर पॉप का ही वर्क है। ठीक है, तो ये अबाउट ऑथर वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का सेक्शन आता है एनालिसिस ऑफ द पोएम। पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे आखिरी में फिर इसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वाला सेक्शन। द पोएम इज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब इस कविता को ना वास्तविक रूप में जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया ऑथर के द्वारा ही। पार्ट 1 जो है, इन दिस सेक्शन पॉप गिव्स एडवाइस टू द क्रिटिक्स। पहले पार्ट में जो है ऑथर जो है अलेक्जेंडर पॉप क्रिटिक्स को, इट मीन्स आलोचकों को ना एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। अब जो पार्ट 2 है, दिस सेक्शन इज अबाउट द मिस्टेक्स डन बाय द क्रिटिक्स। पार्ट 2 में जो ऑथर है अलेक्जेंडर पॉप है ना, वो उन मिस्टेक्स, उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो कि प्राय क्रिटिक्स, इट मीन्स आलोचक करते हैं। अब सबसे आखिरी जो पार्ट है, पार्ट 3, इन द लास्ट सेक्शन, और सबसे आखिरी सेक्शन में, ही डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्रिटिक और आइडियल क्रिटिक। अलेक्जेंडर पॉप उन क्वालिटीज, उन गुणों के बारे में बात करते हैं जो कि एक अच्छे क्रिटिक्स, एक अच्छे आलोचक में होना चाहिए, या फिर आइडियल क्रिटिक, इट मीन्स एक आदर्श आलोचक में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है। इन द फर्स्ट सेक्शन, इट मीन्स पहले सेक्शन में या फिर पहले पार्ट में, द स्पीकर ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स, जो इस पोएम के स्पीकर हैं, वक्ता है, वो डिस्क्राइब करते हैं, वो व्याख्या करते हैं कि हाउ द क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम आर डिफेक्टिव इन देयर जजमेंट एंड टेस्ट, कि कैसे उनके टाइम के जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, इफेक्टिव इट मीन्स थे, उनमें दोष होता था, गलतियां होती थी उनके जजमेंट्स में। जजमेंट इट मीन्स उनके निर्णय में गलतियां होती थी, साथ ही साथ उनके टेस्ट, इट मीन्स उनका जिस चीज में रुचि होता था ना, कैसे उनका टेस्ट भी गलत होता था, उस चीज के बारे में ऑथर बात करते हैं पहले पार्ट में। बीइंग लार्जली पार्शियल टू द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, मतलब प्राचीन ग्रीक के और प्राचीन रोमन राइटर्स के बारे में बात करते हुए, उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं उनके मतलब पक्ष में बोलते हुए जो ऑथर है, द स्पीकर क्लेम दैट, तो इस पोएम का जो वक्ता है वो क्लेम करता है, दावा करता है, मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, मतलब उसके टाइम के जो ढेर सारे कंटेम्प्रेरीज हैं, समकालीन क्रिटिक्स हैं या फिर ऑथर हैं, हैव मिस्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड पोइट्री। एक अच्छी पोइट्री का, एक अच्छी कविता का जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट मीन्स पहलू होता है ना, वो मिस कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। नेमली दैट पोएट्स, अर्थात उन पोएट्स को, शुड राइट व्हाट दे नो, वो चीज लिखना चाहिए जिसके बारे में वो जानते हो, जिसके बारे में उनको नॉलेज हो, बट नोट स्टे बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर, बल्कि उनको विषय वस्तु से अपने भटकना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम कोटेशन यूज कर रखे हैं, पोएम का ही लाइन है, लॉन्च नोट बियॉन्ड योर डेप्थ बट ही डिस्ट्रीट, मतलब ऑथर के बारे में जो है स्पीकर बोल रहे हैं कि अपनी गहराई से आगे मत बढ़ो, बल्कि डिस्ट्रीट इट मीन्स विवेकशील बनो, एंड मार्क दैट पॉइंट, और उन बिंदुओं को मार्क करो, चिन्हित करो, वेयर सेंस एंड डलनेस मीट, जहां पे सेंस इट मीन्स समझदारी और डलनेस इट मीन्स निरस्ता मिलती है। ही ऑल्सो इम्पेसाइजेस, साथ ही साथ वो इस बात की भी व्याख्या करते हैं, इस बात पे भी जोर देते हैं, दैट नोट ऑल स्ट्रॉन्ग पोइट्री, की जितनी भी स्ट्रॉन्ग पोइट्री होती है, इट मीन्स कहीं जो सशक्त कविता होती है, मजबूत कविता होती है, एडहियर्स टू स्टैंडर्ड कन्विक्शन और रूल्स, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो कन्फर्म जो है, एक जो स्टैंडर्ड कन्विक्शन होता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक जो नियम होता है ना परंपरागत, उसको फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है। मतलब सभी सशक्त कविता के लिए, सभी स्ट्रॉन्ग पोएम्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो परंपरागत नियमों का पालन करे। सम ब्यूटीज येट नोट प्रस्पेक्ट्स कैन डिक्लेयर, ठीक है, फिर से यहाँ पे कोटेशन यूज किया गया है, पोएम का ही लाइन हम यहाँ पे फिर से यूज कर रखे हैं कि कुछ जो ब्यूटी होती है, कुछ जो सुंदरताएं होती है ना, उसमें कोई नियम नहीं कोई बता सकता, मतलब उसमें कोई रूल्स नहीं होता। फॉर देयर से हैप्पीनेस एज वेल एज केयर, मतलब उसमें हैप्पीनेस होता है, खुशियां होती है और केयर होता है साथ ही साथ। तो इस तरीके का कोटेशन यूज किया गया है पहले पार्ट में, इस तरीके का लाइन यूज किया गया है पोएम में ही। अब है आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है एडवाइस टू क्रिटिक्स, कि वो क्या क्या एडवाइस देते हैं क्रिटिक्स को, क्या सलाह देते हैं पहले पार्ट में। Critics and writers should know the ancient rules for poetry from Greece and Rome. उनका मानना है, स्पीकर का या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलेक्जेंडर पॉप का मानना है कि जो क्रिटिक्स हैं उनके टाइम के, जो आलोचक हैं और साथ ही साथ राइटर्स हैं, उनको ना प्राचीन जो नियम है पोइट्री का,
प्राचीन ग्रीक के पोइट्री का या फिर रोम के पोइट्री का ना, उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दिस रूल्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज, और ये जो नियम होते थे ना वो प्राकृतिक नियमों पे आधारित होते थे, बैलेंस के नियम पे, सिमेट्री के नियम पे, एंड ब्यूटी विदाउट ऑर्नामेशन, इट मीन्स अलंकरण के बिना सौंदर्य। इस सारे नियमों को, इन सारे नेचुरल लॉज को फॉलो किया जाता था प्राचीन ग्रीक और रोम के ऑथर्स या पोइट्स के द्वारा। एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट फॉलो नेचर, मतलब साथ ही साथ वो अपने टाइम के क्रिटिक्स को ये भी एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले ना आप लोग को नेचर को फॉलो करना चाहिए, विच रिक्वायर्स गुड जजमेंट एंड विट, जिसके लिए गुड जजमेंट इट मीन्स अच्छा निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ अच्छा बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। मतलब नेचर को समझने के लिए अच्छा जजमेंट वाला पावर होना चाहिए और बुद्धि भी काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, और एक अच्छे क्रिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। राइटर्स शुड एडहेयर टू रूल्स, इट मीन्स जो राइटर्स हैं, जो ऑथर हैं, पोएट्स हैं, उनको ना रूल्स को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। बट क्रिटिक्स, लेकिन जो क्रिटिक्स है ना, जो आलोचक है ना, शुड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर न्यू अप्रोचेस, उनको समझना चाहिए फॉर इवॉल्विंग ट्रूथ, मतलब ट्रूथ को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए ना, मतलब किन नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी, उस चीज को ना एक क्रिटिक्स को, एक आलोचक को समझना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ रूल्स आर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्शन इट मीन्स हो जाता है अगर कोई रूल्स को ना फॉलो करे तो वो एक्सेप्टेबल है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। फॉर पार्टिकुलरली इंटेलिजेंट, विटी एंड एकम्प्लिस्ड ऑथर, मतलब जब कोई ऑथर एकम्प्लिस्ड इट मीन्स हो जाता है बहुत ज्यादा निपुण हो, कुशल हो, और इंटेलिजेंट इट मीन्स बुद्धिमान हो, विटी इट मीन्स उसकी बुद्धि तेज हो ना, तो ये चीज एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये चीज को स्वीकारा जा सकता है कि वो रूल्स को फॉलो ना करे, रूल्स को साइड रख दे या रूल्स को इग्नोर कर सकता है जब कोई ऑथर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, विटी और एकम्प्लिस इट मीन्स निपुण और कुशल हो। ठीक है, इन पार्ट 2 अब हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पोप लिस्ट इन ग्रेटर डिटेल द वेरियस स्पेसिफिक मिस्टेक मेड बाय क्रिटिक्स ऑफ द टाइम, मतलब दूसरे पार्ट में इस पोएम के पोप इट मीन्स ऑथर जो है ना, बड़े ही डिटेल में, बड़े ही विस्तृत रूप से ना उन मिस्टेक्स के बारे में, उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो कि उनके टाइम्स के क्रिटिक्स, उनके समय के आलोचक करते थे। उन गलतियों का ना लिस्ट बनाते हैं, हम लोग कह सकते हैं, उन गलतियों को मार्क करते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द अब्सेंस ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच इन क्रिटिसिज्म, और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बताई गई है, मतलब उन सारे दिक्कतों में से एक जो महत्वपूर्ण दिक्कत बताई गई है ना, कि उस समय की क्रिटिसिज्म में ना हॉलिस्टिक अप्रोच इट मीन्स किसी भी वर्क को संपूर्ण दृष्टि से विचार करके जज करना ना, वो चीज ना नहीं देखने को मिलती थी, वो चीज अब्सेंस होता था उस चीज का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, क्रिटिक्स फेल टू कंसिडर द वर्क इन इट्स इंटायरिटी, मतलब कोई भी क्रिटिक जो था उस टाइम का ना, वो फेल हो जाता था, असफल हो जाता था वर्क के इंटेरिटी इतनी संपूर्णता को समझने में, वर्क को पूरी तरह से समझने में, उस पर विचार करने में। कॉमन मिस्टेक्स क्रिटिक्स में, अब कुछ सामान्य गलतियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि क्रिटिक्स करते थे। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट फ्लॉ, और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फ्लॉ इट मीन्स गलती थी इन क्रिटिसिज्म, उस समय की क्रिटिसिज्म में, उस समय की आलोचना में, प्राइड, मतलब क्रिटिक्स के अंदर ना घमंड देखने को मिलता था, गर्व देखने को मिलता था। द सेकेंड फ्लॉ इज, और दूसरा जो फ्लॉ बताया गया है, दूसरा जो गलती बताया गया है, लिटिल लर्निंग, मतलब कम अध्ययन या कम नॉलेज होना। ठीक है, यहाँ पे एक कोटेशन, एक लाइन हम लिख रखे हैं जो कि हम बाद में मेंशन किए थे, इस कविता का ही ये लाइन है कि लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, कि अगर कम ज्ञान हो या फिर आपको किसी भी चीज के बारे में कम पता हो ना, तो वो एक डेंजरस चीज हो जाता है, खतरनाक चीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो कोटेशन यहाँ पे, ये वाला पॉइंट लिखने के बाद। द थर्ड फ्लॉ इज, और जो तीसरा फ्लॉ है, तीसरा जो गलती है, ए लव टू पार्ट्स, मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए, किसी स्पेसिफिक भाग के लिए प्यार होना या फिर किसी स्पेसिफिक भाग के प्रति झुकाव होना, वो भी एक गलती के रूप में बताया गया है क्रिटिक्स का। यहाँ पे हम फिर से पोएम का ही लाइन मेंशन किए हुए हैं। रीड इच वर्क ऑफ विट या फिर विथ द सेम स्पिरिट दैट इट्स ऑथर राइट, मतलब किसी भी क्रिटिक्स को ना उस वर्क को, जब जिस भी वर्क को वो क्रिटिसाइज कर रहा हो, जज कर रहा हो ना, उस वर्क को उसी स्पिरिट, उसी क्षमता के साथ, उसी उत्तेजना के साथ पढ़ना चाहिए जिस उत्तेजना के साथ ऑथर उस वर्क को लिख रखा है, और जिस स्पिरिट में, जिस क्षमता के साथ ऑथर उस वर्क को लिख रखा है। सर्वे द होल, साथ ही साथ पूरे वर्क का सर्वे करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। रिगार्ड द राइटर्स इन, और सबसे अंतिम में जो है राइटर इट मीन्स लेखक के बारे में जानना चाहिए वर्क के, सबसे आखिरी में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। द फोर्थ फ्लॉ इट मीन्स जो चौथा गलती है, इज द लव ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स के लिए, चरम के लिए किसी भी
क्रिटिक्स के अंदर ना लव नहीं होना चाहिए, चरम के प्रति, एक्सट्रीम के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज में अत्यधिक नहीं होना चाहिए। द फिफ्थ फ्लॉ इज लाइकिंग ओनली वन स्मॉल सेक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि जो पांचवा जो गलती बताई गई है एक क्रिटिक्स में उस समय के, कि उनको ना एक स्मॉल सेक्शन, एक छोटा सा सेक्शन पसंद आता था, इस आधार पे भी वो जो है वर्क को जज कर देते थे। ये भी एक तरह का फ्लॉ बताया गया क्रिटिक्स में, गलती बताई गई है। द सिक्स्थ फ्लॉ इज, जो छठा फ्लॉ है, छठा जो गलती है, इज जजिंग ऑथर अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ अदर रेदर देन द मेरिट ऑफ वर्क। मतलब जो क्रिटिक्स होते थे ना, वो किसी भी ऑथर को जज करते थे दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के राय के आधार पर, बल्कि उनके वर्क्स के मेरिट, इट मीन्स वर्क के कुशलता के आधार पर नहीं जज करके दूसरे के ओपिनियन, इट मीन्स दूसरे के राय के आधार पर जज करते थे। तो वो भी एक फ्लॉ था, एक गलती था, मिस्टेक्स था, जो कि प्राय उस टाइम की क्रिटिक्स करते थे। द सेवंथ फ्लॉ इज, जो सातवां फ्लॉ, इट मीन्स जो प्रॉब्लम या मिस्टेक देखने को मिलती है, इज प्राइजिंग नॉवेल्टी एबव एवरीथिंग। मतलब सभी चीजों के ऊपर ना नोवेलिटी को, इट मीन्स नवीनता को, प्राइजिंग, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कोई भी अनूठी चीज दिख जाए क्रिटिक्स को, कोई भी अलग चीज दिख जाए ना, तो उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। तो इसको भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स बताया गया है एक क्रिटिक्स के अंदर, अगर ये चीज है तो। द एट्थ फ्लॉ इज, जो आठवां मिस्टेक या गलती है, वैल्यूइंग ओनली दोज वर्क्स विच एग्री विथ वंस व्यूज और रिटन बाय फ्रेंड्स। कि सिर्फ वैसे वर्क्स को ही वैल्यू देना, वैसे वर्क का ही मूल्यांकन करना, उसको ही अच्छा बताना जो कि या तो उसके दृष्टिकोण से मैच करता हो, उसके व्यूज से मैच करता हो, या फिर जो उनके फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया हो, तो वैसे वर्क को अच्छे से क्रिटिसाइज, अच्छे से जज कर रहे हो। तो ये सब भी जो है उस समय की क्रिटिक्स का मिस्टेक्स था, गलती था। ठीक है, तो हम लोग मिस्टेक्स के बारे में पढ़ ली। अब सबसे आखिरी पार्ट आएगा पोएम का। इन पार्ट थर्ड, अब तीसरे पार्ट में, आफ्टर आर्ग्यूइंग इन डिटेल अबाउट हिज प्रॉब्लम्स विथ करंट क्रिटिसिज्म, पहले तो वो डिटेल में बता दिए पार्ट 2 में कि करंट जो क्रिटिसिज्म चल रहा था, उस समय के ऑथर जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम थी ऑथर को, तो उस चीज को मेंशन कर दिए। द स्पीकर ऑफर सम सजेशन, इसके बाद स्पीकर जो है तीसरे पार्ट में ना कुछ सजेशन, कुछ सुझाव देते हैं ऑन व्हाट मेक्स फॉर गुड क्रिटिसिज्म, कि कैसे जो है एक अच्छा क्रिटिसिज्म रेडी किया जा सकता है। मतलब एक अच्छा क्रिटिक्स जो है, एक अच्छा आलोचक जो है, वो अच्छा क्रिटिसिज्म, इट मीन्स अच्छी तरीके से आलोचना कर सकता है ना, उसके बारे में कुछ सजेशन देते हैं तीसरे पार्ट में जो ऑथर है। ही क्लेम्स दैट, इट मीन्स वह दावा करते हैं कि क्रिटिक मस्ट फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंशिएंट पोएट एंड फिलोसोफर, कि जो एक क्रिटिक होता है ना, जो आलोचक होता है ना, उसको प्राचीन टाइम के पोएट, इट मीन्स कवि का और फिलोसोफर का ना प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स उनके रूल्स को, उनके डायरेक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। सच है जैसे कि जो एरिस्टोटल थे प्राचीन टाइम के पोएट, हॉरेस थे और लॉन्गिनस थे ना, तो ऐसे ऑथर्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ऑथर से इंस्पायर्ड होना चाहिए एक क्रिटिक्स को। ये अलेक्जेंडर पॉप का कहना है। वाइल ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन राइटिंग, और लिखते टाइम, किसी भी राइटिंग को क्रिटिसाइज करते टाइम ना, नेचर के इम्पोर्टेंस को, इट मीन्स प्रकृति के महत्व को भी माइंड में, इट मीन्स ध्यान में रखना चाहिए। ही सेज ऑफ एरिस्टोटल, इट मीन्स अलेक्जेंडर पॉप जो है एरिस्टोटल के बारे में कहते हैं, पोइट्स ए रेस लॉन्ग अनकनफाइंड एंड फ्री, मतलब वो बोलते हैं कि जो कवि थे वो ऐसी जाति के थे जो कि स्वतंत्र थे, बंधन मुक्त थे। स्टिल फॉन्ड एंड प्राउड ऑफ सेवेज लिबर्टी, साथ ही साथ अपनी उस स्वतंत्रता पर गर्व भी करते थे, उस स्वतंत्रता से प्रेम भी करते थे। आगे और भी लाइन है, मतलब ये 4 लाइन का कोटेशन था, बट इसमें हम 2 ही लाइन मेंशन किए हैं, उसके बाद डॉट डॉट डाल के इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिए हैं। ठीक है, बाकी आप इसको सर्च करोगे तो अगर आपको 4 लाइन वाला कोटेशन लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। अदर पोएट्स, इट मीन्स जो दूसरे पोएट्स हैं, द स्पीकर एडवाइसेस, एडवाइस तो उनको भी स्पीकर, इट मीन्स वक्ता एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। कैन यूज मोर क्लासिकल वर्क्स एज मॉडल फॉर इम्प्रूविंग देयर क्राफ्ट, मतलब अपनी कला में और भी ज्यादा सुधार करने के लिए ना, जो दूसरे ऑथर्स हैं, दूसरे पोएट्स हैं ना, वो क्लासिकल वर्क्स के मॉडल्स को, क्लासिकल वर्क्स के रूपरेखा को फॉलो कर सकते हैं। पोप गिव्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्रिटिक्स, अब पोप जो है, इट मीन्स ऑथर जो है, वो कुछ बेसिक, इट मीन्स कुछ आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को बताते हैं जो कि एक अच्छे क्रिटिक्स में होनी चाहिए। ए क्रिटिक शुड हैव ए गुड नॉलेज, टेस्ट, जजमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स एक अच्छे क्रिटिक्स के पास जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसकी रुचि अच्छी होनी चाहिए, जजमेंट, उसका जो विचार करने की क्षमता है वो अच्छा होना चाहिए, साथ ही ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स निष्पक्षता होनी चाहिए एक अच्छे क्रिटिक्स के काम में।
इफ ए क्रिटिक्स इज नॉट श्योर अबाउट हिज और हर ओपिनियन, कि अगर कोई क्रिटिक, अगर कोई आलोचक अपने ओपिनियन को लेकर श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, ही और शी मस्ट नॉट स्पीक ऑन ए वर्क, तो उस क्रिटिक को ना किसी भी वर्क पे कमेंट नहीं करना चाहिए, उस वर्क के बारे में बोलना नहीं चाहिए जिस वर्क को लेके वो निश्चित नहीं हो। फिर से यहाँ पे हम पोएम का लाइन एज ए कोटेशन यूज कर रखे हैं, बी साइलेंट ऑलवेज व्हेन यू डाउट योर सेंस, कि अपने सेंस पे, अपने बुद्धि पे या अपने वर्ड्स पे डाउट हो तो उस समय शांत रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एंड स्पीक थ्रू श्योर विथ सीमिंगली डिफिडेंस, और जब बोलना चाहिए तभी बोलना चाहिए जब अपने वर्ड्स को लेके या फिर जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं ना उसको लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो, पूरी तरह से एकदम आत्मविश्वास से भरे पड़े हों। आइडियल क्रिटिक्स रोल, अब कुछ जो आइडियल इट मीन्स जो आदर्श आलोचक होते हैं ना उनके रोल, उनके भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सपोर्ट द लिटरेरी प्रोसेस, इट मीन्स जो एक आइडियल क्रिटिक होता है ना वो साहित्यिक प्रोसेस, साहित्यिक प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। इनकरेज राइटर्स, राइटर्स को इनकरेज करता है, राइटर्स को इंस्पिरेशन देता है। थ्रू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इट मीन्स रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से जो अच्छा क्रिटिक होता है ना, जो आइडियल क्रिटिक होता है वो राइटर्स को इनकरेज करता है। प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ साहित्यिक आलोचना की अखंडता को भी जो है बनाए रखता है जो एक आइडियल क्रिटिक होता है। द पोएम एंड्स विद ए ट्रिब्यूट टू एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ये जो कविता है खत्म हो जाती है एक ट्रिब्यूट के साथ, इट मीन श्रद्धांजलि के साथ। कविता के अंतिम में जो अलेक्जेंडर पॉप है ना, ग्रीक और रोमन जो राइटर्स थे प्राचीन टाइम के, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, हॉरेस, इनकी बात हो रही है। एंड इंग्लिश राइटर्स हु इम्यूलेट द एंशिएंट, साथ ही साथ वैसे राइटर्स जो हैं अंग्रेजी के जो प्राचीन ग्रीक के, प्राचीन रोम के राइटर का नकल करते थे ना, उनको भी जो है ऑथर ट्रिब्यूट देते हैं, उनको भी जो है इस कविता के अंत में श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है कंक्लूजन वाला सेक्शन है, उसके बाद हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। Thus in the poem An Essay on Criticism, इस प्रकार कविता An Essay on Criticism में पोप advises both poets and critics to avoid extremes। पोप जो है, ऑथर जो है, वो सलाह देते हैं पोइट्स को भी और क्रिटिक्स को भी कि दोनों को ना एक्सट्रीम को, इट मीन्स किसी भी चीज में चरम को, एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए। टू हिम, उनके लिए, दोज हु गो टू एक्सेस इन एनी डायरेक्शन, कि कोई भी जब किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में बहुत ज्यादा अधिक मतलब एक्सेस करने लगे, चरम पे जाने लगे, डिस्प्ले ग्रेट प्राइड, तो वो ऑथर ना या फिर वो क्रिटिक्स ना उस समय घमंड दिखाता है और लिटिल सेंस और बुद्धि कम यूज करता है। इस वजह से वो बताते हैं कि किसी भी चीज में एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। पोप इनकरेजेस पोइट्स एंड क्रिटिक्स, पोप जो है पोइट्स को और क्रिटिक्स को इनकरेज करते हैं कि टू स्टडी द वर्क ऑफ रिस्पेक्टेड ऑथर एंड लर्न फ्रॉम देम, कि जो रिस्पेक्टेड ऑथर हैं, इट मीन जो अच्छे अच्छे ऑथर है ना, उनके वर्क्स को रीड करो, उनके बारे में पढ़ो, उनके वर्क्स को पढ़ो, साथ ही साथ उनसे सीखो, लर्न करो, उनके वर्क से सीखो, उनसे इंस्पायर हो। इस चीज के लिए भी जो है पॉप पोइट्स को और क्रिटिक्स को इनकरेज करते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही टैकल द रोल ऑफ क्रिटिक्स, मतलब वह आलोचक की भूमिका निभाते हुए एडवाइसिंग देम टू बी फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव, वो उनको एडवाइस देते हैं। यहाँ पे जो ऑथर है अलेक्जेंडर पॉप, वो खुद ही आलोचक की भूमिका निभाते हुए सलाह दे रहे हैं दूसरे क्रिटिक्स को कि उनको जो है ना फेयर, इट मीन्स निष्पक्ष होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इट मीन्स रचनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आपको पता होगा कि पीडीएफ जो है सारे टॉपिक का 1 में से पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज है। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप लोग चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।